मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो क्लास में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जॉन लॉक के संबंध में डिस्कशन करेंगे। आज हम इसके इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट पर डिस्कशन करेंगे। इसकी क्या संकल्पना थी, इसकी क्या अवधारणा थी, इसका परिचय क्या है। क्योंकि जब तक किसी के बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानेंगे तब तक उस विचारक की यथास्थिति को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार ये कह क्या रहा है और क्यों कह रहा है। आप कभी कभी आपस पे ही, कभी ग्रुप में ही, विभिन्न स्टूडेंट जो अलग अलग छात्र होते हैं, किसी भी ग्रुप में चर्चा करते वक्त कभी ऐसे विचार भी बोल देते हैं तो सबसे अलग होते हैं। और जब सबसे अलग होते हैं तो हो सकता है आप लोगों में से ही उसका विरोध करने लगते हैं। लेकिन आप लोग कभी ये भी सोचने का प्रयास करिए कि आखिरकार इसके बोलने का रीजन क्या है, ये किस परिस्थितियों से बिलोंग करता है, इसका वातावरण क्या है, इसका पर्यावरण क्या है, इसकी कल्चर क्या है। यदि इन सभी बिंदुओं पर आप विचार करेंगे तभी उसके वास्तविक विचारों से वाकिफ हो जाएंगे कि इसके कहने का मुख्य उद्देश्य क्या है और इन्होंने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि ये आवश्यक नहीं है, हमने कई बार कहा और कई बार बोला और फिर से बोल रहे हैं कि चिंतन करता है, चिंतन समयबद्ध होता है, समय बदल जाता है तो चिंतन भी बदल जाता है। मीनिंग कि व्यक्ति के विचारों का संबंध उसकी परिस्थितियों और उसके समय और उसके परिवेश से होता है। ये सामाजिक समझौते के विचारक, इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के विचारक हॉब्स, लॉक और रूसो, तीनों लोग अपने विचारों को सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर अपने विचार देते हैं। एक ही टॉपिक है, टॉपिक एक है, थोड़ा सा तीनों को कंपैरिजन समझिए। टॉपिक एक है, विचारक तीन हैं और तीनों की परिस्थिति और कंडीशन डिफरेंट टाइप है। जब टॉपिक एक है, तीनों का परिस्थितियां में अंतर है, तीनों के समय अंतराल में अंतर है। कोई किसी का 1588 में जन्म हुआ था और लॉक का 1632 में हुआ था और इसके बाद रूसो महोदय आए। रूसो की स्थितियां तो बहुत ही अजीब स्थितियों से गुजर करके उन्होंने किस तरह से प्रतिभाएं अंदर छिपी होती हैं, लोगों को कोई आकलन नहीं होता। इस संघर्ष के जीवन में कोई साथी नहीं होता और उस व्यक्ति को उसके उद्देश्य उपलब्धि प्राप्त होने के बाद ये जो जितने भी अपने के पराये दिखते थे वो सभी अपने आप हो जाते हैं और सभी लोग आपको अपने हाथों हाथ उठाने का प्रयास करते हैं। तो यही स्थितियां क्या थी, रूसो की थी। रूसो जो स्थितियां थी बड़ी अजीब सी थी। उसके संबंध में जब हम इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट में बोलेंगे तब हम वहां उसके विचारों को, उसकी परिस्थितियों से अवगत कराएंगे आप लोगों को कि आखिरकार रूसो ने ऐसे क्या काम किया। बहुत अवार्ड जीतते रहे रूसो, उसकी क्या कंडीशन थी उसके मन में और उसके परिवेश में, ऐसा क्या परिवर्तन था जिसके वजह से उन्होंने इस तरह के विचारों को अपने प्रतिपादित किया। तो आज हम जॉन लॉक के संबंध में बात करेंगे। तो जॉन लॉक का भी जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था और इसकी डेथ 1704 में हुई थी, 1704। इस प्रकार से जो उसकी कंडीशन थी, एक ही टॉपिक थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। तीन विचारक थे, थ्री थिंकर्स थे, हॉब्स, लॉक, रूसो। तीनों की डिफरेंट टाइम पीरियड था, अलग अलग समय काल था और उन सभी की तीनों की डिफरेंट परिस्थितियां थी, उसका इन्वायरमेंट और क्लाइमेट था। तभी एक टॉपिक होने के बावजूद भी तीनों विचारक
अपने समय के अनुसार अपनी परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग अपने अपने विचारों का प्रतिपादन करते हैं। उसी सामाजिक समझौते के अंतर्गत कोई किसी को अच्छा कहता है, कोई किसी को बुरा कहता है। तो अब हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो जो लाग की कंडीशंस थी, अब यहाँ इसके बैकग्राउंड या उसकी परिस्थितियों पे संबंध में डिस्कशन करेंगे कि लाग का जन्म 1632 में हुआ था, 1632 में हुआ था, और 1688 में 1688 में क्या हुई थी, ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी ब्रिटेन पे, अर्थात गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। उसी को सुनहरी क्रांति भी कह सकते हैं और कहा जाता है। ऐसा इसका नामकरण क्यों किया गया था कि बिना रक्तपात, बिना खून बहाए उस राज सत्ता के खिलाफ जो एक क्रांति हुई थी 1688 में, वो राजा ने बिना रक्तपात और खून बहाए उस जनता के जो नेतृत्व करता थे, जिनके माध्यम से लोग अपने उनका लीडरशिप कर रहे थे, तो राजा ने बिना किसी खून खराबा की, बिना किसी उस पर लड़ाई झगड़े की, बिना गृह युद्ध के उस क्रांतिकारियों की मांगों को स्वीकार कर लिया था। क्योंकि उस समय इस चीज को स्वीकार करना बहुत बड़े अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्योंकि उस समय लोकतंत्र नहीं था, बल्कि मोनोक्रेसी थी, राजतंत्र था। और उस राजतंत्री व्यवस्था में उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार कर लेना अपने आप का युग परिवर्तनकारी समय था। उस समय उन्होंने जो अब इस चीज को स्वीकार कर लिया कि इनकी क्या मान्यताएं हैं, इनकी क्या इस वजह से इसको गौरवपूर्ण क्रांति, श्वेत क्रांति, सुनहरी क्रांति के नाम से जाना जाता था। और लाक भी उस समय क्या थे, यंग थे, जवान थे। तो उसने भी इस गौरवपूर्ण क्रांति का क्या किया, समर्थन किया। अब जब उस गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन किया, उस समय ब्रिटेन में किसका शासन था, जेम्स द्वितीय का शासन था। चार्ल्स के प्रथम के पुत्र जेम्स द्वितीय का शासन था। उसके पुत्र और उसकी पुत्री और दामाद, उसकी पुत्री का नाम था मैरी और पुत्र का नाम दामाद का नाम था विलियम्स। उसकी बेटी और दामाद ने किसका साथ दिया, जनता का साथ दिया। और उन्हीं के नेतृत्व में एक क्या हुई, क्रांति हुई। इस 1688 की क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति से ही लोकतंत्र का उदय, संसदीय प्रणाली का उदय माना जाता है। क्योंकि लोकतंत्र का उदय अर्थात जनता की सहमत पर जनता पर शासन करना ही लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य होता है। कि लोकतंत्र किसे कहेंगे, डेमोक्रेसी बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, जैसा जॉन अब्राहम लिंकन ने अमेरिकी गृह युद्ध के समय कहा था। अर्थात कहने का आशय कि जनता की सहमत के बिना आप उस पर शासन नहीं कर सकते। तो जनता की सहमत के बिना आप शासन नहीं कर सकते। जनता अब सहमत जता दिया था कि लोग, तब उसी से क्या हुआ, 1688 की क्रांति से, 1688 के रेवोल्यूशन से ग्लोरियस रेवोल्यूशन से, स्वर्णिम क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति से ही लोकतंत्र का उदय माना जाता है, ओरिजिनल ऑफ दी डेमोक्रेसी। और उसी से पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली का उदय माना जाता है। क्योंकि इससे पूर्व BA पार्ट 1 की क्लास में आप लोगों ने जब शासन प्रणालियां पढ़ी होंगी, संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था, संघात्मक संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली वह सब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, थोड़ा यहाँ शब्दावली को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि आप लोग भी उस चीज को हो सकता भूल गए होंगे। तो संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली होती है जिसमें कार्यपालिका अपने किसी भी कार्य के लिए विधायिका के निम्न सदन अर्थात लोकसभा के संसद के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उसे क्या कहते हैं, संसदीय शासन प्रणाली होती है। तो उसी से राजा अपने उत्तरदायित्व को समझने लगा था। उसके सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो गई थी कि
कि उस क्रांति की मान्यता को उसने स्वीकार किया। तो उसी से सहमत का शासन हो गया, तो लोकतंत्र का उदय हुआ और उत्तरदायी शासन प्रणाली की हुई, तो जो है उसी को दोनों चीजों का उदय वहां से माना जाता है। उन्होंने भी टैक्स बढ़ोतरी की बात हुई, विदाउट टैक्स के तो कुछ होना नहीं है। तो उन्होंने कहा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो टैक्स नो प्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन। यदि आप लोग अर्थात राजा, उसको कहें सरकार कहें चाहे राजा कहें चाहे न्याय, अर्थात सरकार के 3 अंग होते, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो उस समय शक्ति का केंद्रीकरण था, राजतंत्रीय व्यवस्था में होता है। तो तीनों जो है उस चीजों का क्या था, हेड था क्या, और उस हेड का नाम राजा था। चाहे उसको सरकार कहें, चाहे सरकार कह देंगे तो तीनों रूपों को एक साथ व्यक्त कर देंगे, या कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका कहें तो तीनों के सामूहिक रूप को सरकार कह सकते, जैसे हाब्स ने कॉमनवेल्थ कह दिया था। तो इस प्रकार वहां पर प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे, टैक्स तो लगाए जा रहे थे, यही जीएसटी जैसे चलता रहा है। कब प्राइवेटाइजेशन कर दिया किसी को पता नहीं। जो प्लेटफार्म का टिकट 10 रुपए 5 रुपए मिलता, अब 40 से 50 रुपए मिल रहा है। जो है पैसेंजर गाड़ियों की जर्नी जो है 10 रुपए 20 रुपए में गरीब और विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद होती थी। अब आने वाले समय में क्या होगा किसी को पता नहीं है। तूने कहा टैक्स तो आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन टैक्स हम तभी देंगे जब आप हमको उसमें पार्टिसिपेट का अवसर देंगे। तो कहा उन्होंने उस समय का जो उस क्रांति का नारा था, प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं। ये कैसा नारा था, एक पॉलिटिकल नारा था, राजनीतिक नारा था। नो टैक्सेशन विदाउट प्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यदि आपने हमको इस पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट या भागीदारी का अवसर नहीं दिया तो हम टैक्स नहीं जमा करेंगे। ये कैसा नारा था, राजनीतिक नारा था, पॉलिटिकल नारा था जो है। तो उस समय क्या था, उदारवाद की ओर धीरे धीरे स्थितियां थी। तो उदारवाद के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, जॉन लॉक को। उन्होंने 1690 में जो है 1690 में ट्रूटिटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना भी किया। उस ट्रूटिटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट नामक जो पुस्तक की रचना किया, उसको 2 भागों में बांट करके देखते हैं। जब 2 भागों में बांट करके देखते हैं तो एक भाग तो उन्होंने रॉबर्ट फिल्मर के दैवीय अधिकारों को क्या कर दिया, एक झटके से बेस्तनाबूद कर दिया। रॉबर्ट फिल्मर दैवीय अधिकारों का सबसे बड़ा जो है फॉलोअर था, समर्थक था इंग्लैंड में। उसी का फॉलोअर क्या था, जेम्स प्रथम था। दैवीय अधिकार के समर्थक के लोग ये मानते हैं कि राजा अपने किसी भी कार्य के प्रति उत्तरदायी या रिस्पांसिबल किसके प्रति होता है, ईश्वर या गॉड के प्रति होता है। तो लॉक ने बताया, कहा कि ये जो रॉबर्ट फिल्मर के डिवाइन थ्योरी है, दैवीय अधिकारों का जो सिद्धांत है, ये बिल्कुल बेवजह है। इनका कोई पर्पज या उद्देश्य नहीं निकलता है। क्योंकि टैक्स हम लोग जमा करते हैं, हमारे टैक्स से सरकार चलती है, और हमारे टैक्स या पैसे सरकार मजा लूटती है, क्रीम खा रही है, वेतन और पेंशन ले रही है, और अपने किसी भी कार्य के प्रति ईश्वर के प्रति कैसे जिम्मेदार या उत्तरदायी हो सकती है। यदि हमने अपना पैसा दिया है और हमने अपना टैक्स जमा किया है, तो सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो जनता के प्रति उत्तरदायी रहे, ना कि ईश्वर के प्रति रहे। ऐसे विचार दे करके जॉन लॉक ने रॉबर्ट फिल्मर के दैवीय सिद्धांत की या दैवीय अधिकारों की जो बात कर रहे थे, डिवाइन राइट या डिवाइन थ्योरी की बात कर रहे थे, धज्जियां उड़ा के रख दिया। उदारवादी विचारक थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो रॉबर्ट फिल्मर की थ्योरी है उचित नहीं है, किसी भी तरीके से रीजनेबल नहीं, तर्कसंगत नहीं है, और इसको यहाँ स्वीकार करना उचित नहीं प्रतीत हो रही है। तो उन्होंने एक ही झटके में रॉबर्ट फिल्मर के दैवीय सिद्धांत अधिकारों का जो सिद्धांत की थ्योरी थी उसको उड़ा दिया, जो है ब्लास्ट कर दिया लॉक ने जो है।
अब उन्होंने उसी टू टिटाइजन सिविल गवर्नमेंट की दूसरे खंड की ओर जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो थॉमस हॉब्स है, जो ये कहते हैं कि ये पूर्ण सत्तावाद की बात करते, एब्सोल्यूट पावर की बात करते हैं, कि राजा के पास इतनी शक्ति दे दी जाए कि किसी भी समय की परिस्थितियों को निपटने के लिए सक्षम हो। तो उन्होंने कहा इसकी क्या जरूरत है, जब सभी लोग समझदार और शिक्षित हैं, अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं। तो उन्होंने एक लाइन, आपने उदारवाद की बात सुनी होगी या पढ़ा होगा या पढ़ रखा होगा, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, ह्यूमन इज ए रेशनल एनिमल। उन्होंने बताया कि जब मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है तो अब राजा तो सरकार को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हम यहाँ आपको अपने से और आपसे जोड़ करके देख सकते हैं। हम उदाहरण दे करके आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि आप इसको कैसे समझें। कि यदि हम जानते हैं कि आप लोग शिक्षित और समझदार हैं, बीए पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं, तो अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि आपको बेटा पढ़ना भी चाहिए, और बिना पढ़े आपको अच्छे मार्क नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप विवेकशील हैं। आप जो है क्या है, विवेकशील। ह्यूमन इज रेशनल एनिमल। उदारवाद ये मानता है कि मनुष्य विवेकशील है, अपने अच्छाई और बुराई के लिए अच्छी तरह से वो वाकिफ भी जानता है। अब हम इसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। या संगम में डेली आप स्नान करके या पूजा पाठ में लीन रहते हैं, या संगम या माघ मेले में भ्रमण में जो है विचरणशील रहते हैं, या कैंपस में आकर के पॉलिटिक्स करते हैं, या अपने दोस्तों के साथ पार्टी या जो है इलाहाबाद की अन्य प्लेसों में घूमते या चक्कर काटते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, आपको जो है समझ होनी चाहिए आपके अंदर कि आप लोग भी गांव घर से छोड़ करके, अपने घर और परिवार को छोड़ करके, आपकी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जो ड्रीम सिटी के नाम से इलाहाबाद का जो है नाम विख्यात है, तो घर वाले आपको यहाँ रहने के लिए और आपकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि मेरा बेटा इलाहाबाद में पढ़ करके एक अच्छा इंसान बनेगा और अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करेगा। अब बताइए, अब हमको क्या जरूरत है कि आपको हम कहें कि बेटा पढ़िए, क्योंकि आपको खुद, और आप इस कार्य के लिए किसके प्रति जिम्मेदार होंगे, अपने पेरेंट्स के प्रति भी जिम्मेदार होंगे और स्वयं के प्रति भी जिम्मेदार होंगे। कि आपको यदि यहाँ रहने का और यहाँ हर चीज के डेवलपमेंट के लिए आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है, घर वाले किस तरह से फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम को फेस करके आप लोगों को छोटी से बड़ी जो रिक्वायर की चीजें हैं वो किसी भी प्रकार से मैनेज करते हो, आप लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। तो आप लोगों की ये भी नैतिक जिम्मेदारी बनती, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि घर वालों के सपनों को साकार करें, और उस साकार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूर्ण समर्पण के साथ जो है डेडिकेशन के साथ उसका अध्ययन करें, जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पड़े हुए। तो लाक कहते हैं कि इस उदारवाद की स्थितियों में लोगों को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि लोग को क्या करना चाहिए। जो थॉमस हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र की बात करते हैं, यहां कोई निरंकुश तंत्र की आवश्यकता नहीं है। यहां मानव परस्पर सहयोग, सद्भावना और विश्वास के साथ जी रहा है। तो यहां किसी ऐसे राजा की जरूरत ही नहीं जो निरंकुश सत्ता का उपयोग करे। अब ऐसा क्यों लाक कह रहा था, इसका रीजन समझिए। लाक का जन्म 1632 ईस्वी में इंग्लैंड के जो है कैरिंगटन नामक स्थान पर हुआ था, और एक उद्योगपति के ईसाई के घर में हुआ था, पैसे वाले के घर में हुआ था। वह आगे चल के उदारवाद या पूंजीवाद या व्यक्तिवाद का क्या बना, जनक बना। उदारवाद को पूंजीवाद भी कह सकते हैं, कहते हैं और व्यक्तिवाद भी कहते हैं, उसको कई नामों से जाना जाता है। लाक को
बचपन से ही लाड प्यार और मनुष्य सुख समृद्धि प्रारंभ से उसके मन में मिली। जब बचपन से ही किन्हीं चीजों का अभाव नहीं देखा, उसका बर्थडे मनाया जाता था, उसको बोलते थे, उसको गिफ्ट मिलते थे, उसको जो है खिलौने मिलते थे, उसको कपड़े मिलते थे, उसको टॉफियां मिलती थी और लोग प्रेम से कहते थे हैप्पी बर्थडे टू यू लाड। तो निस्संदेह बच्चे के मन में कितना पॉजिटिव चीजों का संचार होगा, इस बात का आप आकलन कर सकते हैं। तो उन्होंने जो देखा, थॉमस हॉब्स उस समय की अपने जो परिस्थितियां देखी, क्या यार सब लोग तो सही तरीके से चल रहा है, यहां किसी से कोई समस्या नहीं है, नो प्रॉब्लम अदर पर्सन्स, यहां अन्य किसी से कोई किसी को समस्या नहीं है। तो जब समस्या नहीं है तो राजा को इतनी शक्ति देने की क्या आवश्यकता पड़ गई कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की जाए। राजा जो चाहे वो कर सकते, उस पर कोई नियंत्रण ना रहे कि लोग विद्रोह कर सके, उसके खिलाफ क्रांति कर सके। और हॉब्स ने तो यहां तक कह दिया था कि यदि राजा जनता की आत्मरक्षा की सुरक्षा ना कर सके और वो खुद उस जनता का उत्पीड़न और अत्याचार करने लगे, तभी इन्हीं आधार पर ही लोग उसका विरोध कर सकते हैं और उसका जो है उसके स्थान पर दूसरे राजा की नियुक्त कर सकते हैं, अन्य कोई विकल्प नहीं है। तो राजा ने कितना सभी चीजों से प्रतिबंध कर दिया था जो है हॉब्स ने, कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते राजा के खिलाफ, ताकि उसकी शक्ति इंटरनल जो है सिक्योरिटी मेंटेन में लगाई जा सके। इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन में यदि सारी राज्य की व्यवस्था पुलिस फोर्स को लगा दिया जाएगा तो बाहरी मोर्चे पर क्या किया जाएगा। अगर हम लोगों के देश के अंदर यदि जितने बॉर्डर पे हमारे सैनिक बंधु लगे हुए हैं चाइना और जो है पाकिस्तान को, यहाँ इंटरनल जो है सिविल वार में गृह युद्ध में लगा दिया जाए शांत कराने में, तो हमारे देश की बाह्य आक्रमण सुरक्षा कैसे हो सकती है। तो यहाँ कहते हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ राजा को इतनी जो है सुरक्षा देने की और इतनी पावर देने की क्या आवश्यकता हो गई कि जो चाहे करे, इसके पास कोई जो है अंकुश नहीं होगा, निरंकुश राजतंत्र होगा जो स्वतंत्र रूप से शासन करेगा। एक तरह से पूर्ण सत्तावाद की बात करते, एब्सोल्यूट जो है अथॉरिटी की बात करते हैं। तो उन्होंने लाक ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो अपने ट्रूथ इट एंड सिविल गवर्नमेंट नामक पुस्तक जो 1619 में लाक ने लिखा था, उसके 2 खंड थे। प्रथम खंड में तो रॉबर्ट फिल्मर के दैवीय अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी और दूसरे विचारों में जो है खंड में हॉब्स के निरंकुश विचारों की जो है धज्जियां उड़ा दी। अर्थात लाक की जो पुस्तक थी किस तरह की थी, 2 नाली बंदूक की तरह थी कि उसकी एक नाल तो रॉबर्ट फिल्मर की ओर तनी हुई थी और दूसरी थॉमस हॉब्स की तरह थी। ठीक है, उन्होंने ये जो विचार दिया कि हॉब्स की जो है, तो वाहन ने कहा था, अब इसको हम बता दें किसने कहा था। वाहन एक राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने कहा कि जो जॉन लॉक की ट्रूथ इट और सिविल गवर्नमेंट नामक पुस्तक ही, उसका प्रथम खंड तो रॉबर्ट फिल्मर के अपोजिशन में विरुद्ध है और दूसरी थॉमस हॉब्स वो कह रही है कि समझ जाओ बेटा, नहीं इसके विकास इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। ये फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शनल जो है वार्निंग है, यदि इसके बाद नहीं समझे तो यहाँ विद्रोह और क्रांति होना स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से जब थॉमस हॉब्स ने अपने विचारों को दे रहे थे तो उनके अंदर जो परिस्थितियां थी, उस समय के गृह युद्ध चल रहा था, उस परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने ऐसे विचार दिए। ऐसा नहीं था कि वो स्वतंत्रता और शांति नहीं चाहते, सद्भावना और प्रेम नहीं चाहते थे, लेकिन व्यक्ति की जब परिस्थितियां उसके अपोजिशन में होती हैं तो उसको किसी भी कार्य के लिए बाध्य कर देती हैं, ये उसके बस पे नहीं होता। तो जैसे इन्होंने अपने इस विचारों से दृढ़ दिया और उन्हें बताया
जॉन लॉक ने कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति व्यक्ति की क्या है, प्राकृतिक अधिकार है, वो जन्म से ही मिल जाते हैं, इसको कोई देने की आवश्यकता थोड़ी होती है कि यहाँ किसी को लेकर दिया जाएगा। उदारवाद में तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी पर ध्यान दिया था, उत्तरजीविता। जैसे चार्ल्स डार्विन ने, आपने हाई स्कूल की जो अगर जीव विज्ञान पढ़ा होगा तो हो, मुझे संभवतः जो याद है तो 9 या 10 लेसन में जो उत्तरजीविता का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने जो दिया था, उसी सिद्धांत से प्रभावित कि अगर आपके अंदर क्षमता है, यदि आपके अंदर क्षमता है तो जो कर सकते हैं आप करिए, आप स्वतंत्र हैं, आपके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। आप नहीं कर सकते तो मर खप जाइए, कोई आपको बचाने वाला थोड़ी है। यही उदारवाद की वो कंसेप्ट है। सिर्फ उदारवाद में ये देखा जाता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया जाए, यदि जब स्वतंत्र कर दिया जाएगा तो अपने सभी अच्छे और बुरे कार्यों के लिए वो जानता है। अब यहाँ ब्रिज टूटा हुआ है तो अब आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है कि यहां से वापस चले जाइए। उसको पता होना चाहिए कि रोड खुदी हुई है या ब्रिज टूटा हुआ है, तो उसको बैक करके फिर से यहाँ आना है, दूसरे रास्ते की खोज करना है। यदि वो मरना ही चाहता है, वो ऊपर ही जाना चाहता है, तो उसको जाने दीजिए, क्योंकि उसको बताने की जरूरत नहीं, वो खुद समझदार है। तो लॉक ने कहा कि जो व्यक्ति के कौन से अधिकार हैं, 3 अधिकार हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है। और उन्होंने लॉक के आधुनिक काल का पहला राजनीतिक विचारक है जिसने श्रम के सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। श्रम सिद्धांत का उन्होंने कहा कि जो कोई भी सार्वजनिक वस्तु है, जब व्यक्ति का जो है श्रम इसमें जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाती है, निजी स्वामित्व हो जाती है। जैसे जंगल में कोई पड़ी हुई जो है, जंगल में जाकर के आप कोई लकड़ी काट के ले आए तो वो पेड़ क्या है, सार्वजनिक है। तो कहते हैं कि जैसे कोई जंगल में जाकर के पेड़ सार्वजनिक मान लीजिए, और यदि आप जा करके काट करके अपने उपयोग के लकड़ी ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगी, व्यक्तिगत हो जाएगी, फिर आप उसमें किसी का अधिकार नहीं है। ये संसार है, आप जितना इसका यूज करना चाहे व्यक्ति अपनी क्षमता और योग्यता के आधार पर इसका यूज कर सकते हैं। भाई कोई फल, जंगल का कोई फल लगा है, आम का या अमरूद का या सेब का, आप जा करके तोड़ लीजिए तो आपके हो जाएंगे। आप उसमें चढ़ना ही नहीं चाहते, पेड़ में आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, आप कुछ करना ही नहीं चाहते, तो वो आपका कैसे हो पाएगा। तो कहते हैं कि जब सार्वजनिक संपत्ति पर अपना जो है श्रम जोड़ दिया जाता है तो वस्तु क्या हो जाती है, निजी स्वामित्व की हो जाती है। यही प्राइवेटाइजेशन है, उसमें व्यक्तिगत स्वामित्व अथवा अधिकार स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से इस लॉक के विचारों से संवैधानिक राजतंत्र का उदय हुआ, संसदीय लोकतंत्र का जन्म हुआ, और इसी क्रांति का नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। इस क्रांति का जो नारा था एक तरह से राजनीतिक नारा था, और इस नारा का प्रयोग कहाँ किया गया, अमेरिकी क्रांति में। अमेरिका क्रांति कब हुई, 1776 में, 1776 में जो है अमेरिका में। इस नारा को वहां स्वीकार किया गया। इसी वजह से कहा जाता है कि अमेरिकी क्रांति का दार्शनिक जो है लीडर कौन था, जॉन लॉक था। या कह सकते कि अमेरिकी क्रांति में किसका प्रभाव था, जॉन लॉक का। और फ्रांसीसी क्रांति में किसका था, जीन जैक्स रूसो का था। ये युगकारी पुरुष थे, एक परिवर्तनकारी पुरुष थे कि जिनके विचारों का प्रभाव एक ही नहीं संपूर्ण विश्व पर दिखाई देता है। युग की बात करते हैं, युग की परिवर्तन की बात करते हैं, चेंजिंग की बात करते हैं कि आखिरकार देखो विचार में कितनी शक्ति होती है। विचार की शक्ति को यदि आप रियलाइज करें तो विचार की शक्ति उस बम और गन की शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि मार काट करके किसी तरह से आप उतना परिवर्तन नहीं कर सकते जितना कि
शांतिपूर्ण तरीके से विचारों को परिवर्तित करके कर सकते हैं। तो उस समय लाक का प्रभाव अमेरिकी क्रांति में दिखाई देता है। उन्होंने इस अपने आधार पर जो समय की जो स्थितियां थी, तो उन्होंने देखा कि मनुष्य का जीवन परस्पर सहयोग, सहानुभूति, सामंजस्य और इस तरह से चल रहा है, तो यहाँ बहुत ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ राजा को भी निरंकुश इतना नहीं बनाया जा सकता ताकि व्यक्ति के स्वतंत्रता पर क्या करे, इंटरफेयर करे, हस्तक्षेप करे। अरे भाई, अब कोरोना चल रहा है, सबको पता कि कोरोना के इफेक्ट से मर जाना है, तो सरकार को बार बार कर्फ्यू, लाख कहते हैं कि सरकार को बार बार कर्फ्यू लगा करके ये लोगों की स्वतंत्रता को बाधित करने का कोई औचित्य नहीं है। सब जानते हैं सबको सुरक्षित रहना है, और जिनको मरना हो तो मर जाने दीजिए। यही तो लाख के कहने का उद्देश्य है। हम तत्कालीन परिस्थितियों को उस लाख के विचारों से जोड़ करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उस चीजों को समझ सके आप लोग। और इस प्रकार से लाक ने अपनी पुस्तक पर अपने राजनीतिक विचार दिए। तो उनके राजनीतिक ट्रूटिटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट नामक पुस्तक में ही उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया। उन्होंने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को, लाइफ, फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी के अधिकार को उन्होंने क्या किया, प्राकृतिक अधिकार बताया, नेचुरल राइट की बात किया। और उन्होंने श्रम की प्रभुत्व, और उन्होंने क्या किया, प्राकृतिक अधिकार, मानव स्वभाव, उनके अंतर्गत प्राकृतिक अधिकार, मानव स्वभाव, राज्य की प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौता, नागरिक समाज तथा राज्य या व्यक्ति के बीच संबंधों का वर्णन किया। आज की इस वीडियो क्लास में हम जो एक कंसेप्ट देना चाह रहे थे, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि आखिरकार लाक के विचारों में ऐसा क्यों परिवर्तन आया, वो व्यक्ति ऐसे सोचने के लिए क्यों मजबूर हुआ। उसका जो दृष्टिकोण था क्या था, शांतिपूर्ण माहौल में उसका बचपन बीता, शांतिपूर्ण सद्भावना के साथ वहां के जीवन लोग रहने लगे। तो जब उन मानव स्वभाव में देखा मनुष्य एक क्या है, उन्होंने कहा कि सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वो देख रहे थे कि प्राकृतिक अवस्था में भी व्यक्ति, मनुष्यों में परस्पर क्या है, सहयोग है, सद्भावना है, प्रेम और दया के गुण विद्यमान है। तो यह मनुष्य अच्छा ही है। अल्लाह किसी को अच्छा कहता और इसी को हाफ बुरा कहता, यही उनके डिफरेंट है। तो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में इस लाक के जो है राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन करेंगे। आज की इस वीडियो क्लास में जहाँ लाक के जो इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन हुआ, और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो क्लास है आप लोगों को लाक को समझने में बहुत महत्वपूर्ण कारगर होगी ये वीडियो क्लास। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो क्लास में फिर मिलते हैं।